गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन। मैं बहुत दिनों बाद डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो इसको 1.25 करके या 1.5 करके आप देख सकते हैं। वीडियो लंबी होगी क्योंकि डिस्कशन बहुत डीपली करेंगे। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ हिंदू में क्या क्या है, फिर हम अपने नोट्स के ऊपर जाएंगे और नोट्स के ऊपर से स्टार्ट करेंगे पूरा हम अच्छे से पढ़ना। तो ओवरव्यू क्या है कि बैक चैनल टॉक्स वॉज बिफोर बालाकोट, मतलब कि बालाकोट से पहले बैक चैनल टॉक्स स्टार्ट हो गई थी। ऐसा जो हमारे एनएसए हैं, एनएसए का नाम है अजीत डोभाल, उन्होंने बात स्टार्ट की जो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है आईएसआई से। तो बैक चैनल टॉक्स क्या होती है? कोई फॉर्मली टॉक नहीं होती है, बैक चैनल मतलब पीछे ज़रिए से बात चलती रहती है। आप हमारे ऊपर मत करो और हम आपके ऊपर हमला नहीं करते हैं। ये दोबारा फिर देखो 10 किल 60 मिसिंग हिमाचल लैंडस्लिप्स। अब आपने कितने सारे केसेस लैंडस्लिप्स के, फ्लड्स के, उसके बाद फॉरेस्ट फायर के, इतने सारे आप जो नेचुरल डिजास्टर देख रहे हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। फिर आपने पूरा जो महाराष्ट्र का रीजन है, रत्नागिरी, सतारा, कोल्हापुर, ये शुगर बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र जिसे बोला जाता है, जो सदर्न एरिया है महाराष्ट्र के, जो टच करता है गोवा और कर्नाटक से, वहाँ पे फ्लड देखा होगा। कर्नाटक में फ्लड देखा होगा। रीज़न क्या है? आईपीसीसी रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था जो सदर्न रीजन है इंडिया का और जो बॉर्डरिंग रीजन है, मतलब एक तरह से कोस्टल रीजन है, वहाँ पे बहुत सारे मतलब ऐसे डिजास्टर चीज़ें देखी जाएंगी। क्यों देखी जाएंगी? उसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर। जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वही एक कारण है। तो आईपीसीसी रिपोर्ट 3 दिन पहले जो मैंने नोट्स के अंदर शेयर की थी, एक बार उसे जाके देख लेना। एटलीस्ट जो रिपोर्ट है वो 6 असेसमेंट रिपोर्ट है, यानी कि 5 रिपोर्ट उससे पहले आईसीसी निकाल चुका है। आईपीसीसी क्या बोलता है कि जो आपकी जो टेम्परेचर है वो पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था या इंडस्ट्रियल पीरियड था उसके टाइम से 1.5 से कम रखना है, हो सके तो, वरना 2.2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। इससे आगे गया तो कई मिलियंस ऑफ पीपल को उसके हार्म्स देखने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या बोला है कि आने वाले 2050 तक, मिड ऑफ दिस सेंचुरी तक, वो 2.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा। और 2100 में, मतलब 2100 ईयर में, मतलब 2100 ईयर में जब आएगा 2100 वाला साल आएगा, तो कहीं ना कहीं डिवास्टिंग कंडीशन देखी जाएंगी। जितने कोस्टल सिटीज़ हैं, मुंबई, गोवा, फिर आपका नीचे कोची चले जाओ, इधर चेन्नई चले जाओ, गोवा, उधर मालदीव चले जाओ, अंडमान निकोबार, ये सारे सब समुद्र के अंदर समा जाएंगे। क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है आपका जो राइजिंग हो रहा है, किस चीज़ का राइज़ हो रहा है? ओशियन के वाटर का राइज़ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इसकी वजह से ये कंडीशन भी आ रही हैं जगह जगह पर। दूसरी आती है काजीरंगा गार्ड सैटेलाइट फ़ोन। चलो हम इसके बारे में काजीरंगा के सारे नेशनल पार्क देखेंगे, क्योंकि रिसेंटली 2-3 नेशनल पार्क काजीरंगा में ऐड किए गए हैं। फिर गवर्नमेंट स्कूल वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो आपको अगर एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लिखना है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिखना है, तो आपको दिल्ली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको ज़रूर लिखना पड़ेगा। तो मैंने कुछ ये, अगर आपको आंसर राइटिंग लिखने के लिए एजुकेशन के ऊपर या फिर मेन्स में कोई आंसर आया तो आप इसमें जिक्र कर सकते हैं, उसका आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हैं। इसलिए मैंने ये ऐड किया है। आगे चलते हैं, मैं थोड़ा स्पीडली जाऊंगा। आरटीआई के बारे में पढ़ेंगे। आरटीआई क्या है? ये तो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज़, पर हमारे लिए आरटीआई इंपॉर्टेंट है। उसमें सेक्शन 8 क्या होता है, सेक्शन 9 क्या होता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द एनजीटी ऑर्डर। तो हम पढ़ेंगे एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नहीं पढ़ेंगे, ये हमने 5-6 बार पढ़ लिया, ज़्यादा ही पढ़ लिया होगा। थोड़ा ओवरव्यू में यही दे देता हूँ आपको। एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और क्वासी जुडिशियल बॉडी है। जो एनजीटी एक्ट से इसको बनाया गया था, 2010 में आया था। और इंडिया कोई पहली कंट्री नहीं जिसके पास एनजीटी है। ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास एनजीटी जैसी है। कि ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट केसेस सुनती है अगर कोई हार्म कर रहा है तो, या फिर उससे रिलेटेड केस सुनती है। तो मेघदातु एक प्रोजेक्ट है, प्रपोज प्रोजेक्ट है, जो आपका कर्नाटक में डेवलप किया जाएगा, कावेरी रिवर के ऊपर डेवलप किया जाएगा। तो ये जो कावेरी आपका रिजर्व फॉरेस्ट है उसका कुछ एरिया को बेकार कर रहा है, क्योंकि डैम बनेगा तो एरिया जो है फॉरेस्ट जो सबमर्ज हो जाएगा पानी के अंदर, तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए एनजीटी ने को डिसीजन लिया था, उसके ऑर्डर के खिलाफ एनजीटी के तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो मैं आपका एनजीटी 2010 एक्ट से बना था। इंडिया तीसरी कंट्री है और ये क्योंकि क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो यानी कि कोई जब जुडिशरी का केस सुनती हो कि सिविल केसेस सुनती है, सिविल केसेस होते हैं फॉरेस्ट के, इन सब के, तो इसको कोई रूल फॉलो भी करना पड़ता होगा कोर्ट की तरह। तो रूल को नाम दिया था सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर 1907, इसको नाम है। पर ये वाला फॉलो नहीं करती है, ये नहीं फॉलो करती है, ये फॉलो करती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करती है। और जितने भी एक्ट हैं इन्वायरमेंट के, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, एयर प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जितने भी एक्ट हैं आपके,
तो ये सारे एक्ट को जुडिक्शन लाती है, सारे एक्ट पे वर्क करती है, एक्सेप्ट, बस ये एक्सेप्ट वाली जो कंडीशन है इसको याद रखो, 2 एक्ट को छोड़ के, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को छोड़कर पहला एक्ट, दूसरा जो एक्ट मैं बताने वाला हूँ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इन दोनों एक्ट पे काम नहीं करती है और सारे एक्ट पे ये वर्क करती है। उसके बाद लाइबिलिटी एंड इंश्योरेंस एक्ट पे भी बहुत सारे एक्ट पे देखेगी, ये घुमाएगा इन 2 एक्ट के बीच में आपको यूपीएससी घुमाएगा क्वेश्चन में, तो इनको याद रखना है आपको। तो मैंने एनजीटी बता दिया है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अगर ये कोई डिसीजन लेती है तो आप कहाँ पे अपील कर सकते हैं, 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। ये फ़ाइन और आपको मतलब कि सज़ा भी सुना सकती है, 2 साल तक की, 1 साल तक की सज़ा है, 10 करोड़ तक का फ़ाइन लगा सकती है अगर आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और मेघदातु प्रोजेक्ट और कावेरी रिवर के बारे में अपने नोट से आपको बताऊँगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं नोट्स, फिर ये आसाम के सारे नेशनल पार्क्स हैं ये वाले, और फिर यहाँ पे आरटीआई के बारे में मैं बहुत अच्छे से क्या क्या हार्म्स हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं आरटीआई के अंदर, और फिर ये एनजीटी मेघदातु प्रोजेक्ट है कहाँ पे है, कैसे है, और फिर रिवर के बारे में बताऊंगा, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो आपकी कावेरी रिवर उसके ऊपर है, तो ये लास्ट में बताऊंगा। पहले हम पूरा हिंदू एक स्पीड से कवर कर लेता हूँ। फिर आता है वाइट पेपर बिगनिंग, ये कुछ नहीं है, एक स्टेट के ऊपर बताया गया है। इसमें जो डिस्कशन किया गया है, इसमें क्या बताया गया, मैं ओवरऑल जिस बताता हूँ, ये तमिलनाडु के ऊपर है मेनली, पर इसे आप अप्लाई कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, सेंट्रल के लिए लिखने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जैसे जैसे आपको जीएसटी आया, पहले क्या करते थे, सारी स्टेट अलग अलग टैक्स लगाते थे, हर स्टेट का अलग टैक्स होता था, वैट होता था, सेल्स टैक्स होता था। फिर जीएसटी आया और सारे टैक्स को उसने गुड एंड सर्विसेज टैक्स को एक कर दिया। अब आपको कमेंट में बताना है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टैक्स से जीएसटी बना था, आर्टिकल कौन सा ऐड किया गया था, चलो मैं थोड़ा नहीं बता रहा कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया था, ये भी आपको बताना है। और जीएसटी काउंसिल को अपॉइंट कौन करता है, जीएसटी काउंसिल को, और जीएसटी काउंसिल को हेड कौन करता है, 8-9 बार पढ़ा है ये मैंने आपको। फिर वोटिंग राइट्स पढ़ाए थे, सेंट्रल के 1/3 होते हैं, स्टेट के 2/3 होते हैं। अगर कोई बिल आपको जीएसटी काउंसिल से पास कराना है कि टैक्स को कौन से स्लैब में रखना है, तो उसके लिए 3/4 मेजॉरिटी चाहिए, यानी 75% चाहिए। अगर बिना सेंट्रल के पास ही नहीं करा सकते, तो ये फिस्कल फेडरलिज्म जो बात उठती है उसको ब्रेक करता है जीएसटी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, चलो जीएसटी हो गया, कोई बात नहीं, स्टेट की बात नहीं सुनी जाती है। जो आपके लोकल्स जो टैक्सेस हैं, जैसे आपके लैंड टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये सब रहे हैं जो आपके पास में जीएसटी से बाहर कुछ चीज़ें हैं, फ्यूल हो गया, अल्कोहल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये फिर जीएसटी से बाहर है। इन टैक्सों को आपने स्टेट गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना होगा और अच्छे से वर्क करना होगा कि ताकि वो अच्छे से काम कर पाएँ चीज़ें में। लोकल बॉडी पे आपको फोकस करना होगा कि वो अच्छे से टैक्स अच्छा कर पाए। और केरला का मॉडल का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि केरला मॉडल में क्या होता है, केरला मॉडल का एक ट्रस्ट है जो टैक्स लगाता है, इकट्ठा करता है, लोकल बॉडी ही करती है और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करती है। तो सारी बात इन्होंने घुमा फिरा के ये की है। फिर इन्होंने आपको किनेशिया मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात की है। तो ये सारा प्रोजेक्ट है, तो ये तमिलनाडु को इम्प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं, तमिलनाडु की कंडीशन। बस हमें ये याद रखना है कि हम लोकल टैक्स को इम्प्रूव करके उसका कलेक्शन अच्छे से करके, जैसे आप वाटर टैक्स देते हो, आपकी सिटी में वाटर टैक्स नहीं देते, लोग नहीं देते, पर दिल्ली में लगता है ऐसे, तो आपको उस कंडीशन को इम्प्रूव करो, आप क्वालिटी ऑफ वाटर दो। आपको क्या करना है, जैसे डिप्लेशन हो रहा है, किस चीज़ का डिप्लेशन हो रहा है कि ग्राउंड वाटर का, लोग सबमर्सिबल्स लगा रहे हैं, घर में ही लगा रहे हैं, आप उसको ख़त्म करके आप क्या करो, 24/7 आवर पानी दो, फ्रेश वाटर दो। लोगों को ज़रूरत भी ना लगे कि वो वाटर फ़िल्टर का यूज़ करें। कितना पानी वेस्ट जाता है अगर आप नापोगे ना, मैंने अपने फ़िल्टर जो है उसका पानी नापा था, उसमें 10 लीटर पानी आता है फ़िल्टर में जो फ़िल्टर करता है, और वो 30 से 40 लीटर पानी वेस्ट करता है जो एक्सट्रेट पाइप से बाहर निकलता रहता है। तो देखो कितना लॉस है। 10 लीटर प्योर वाटर मिला तो ऐसा कुछ बनाओ। अभी रिसेंटली एक सिटी है पुरी, इसका नाम है उड़ीसा में, इसको फ्रेश वाटर 24/7 ये वाटर सप्लाई देगी। तो यानी कि आपको स्टोर करने की ज़रूरत भी नहीं है, फ़िल्टर का भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पहली सिटी इंडिया की बनी है पुरी, उड़ीसा के अंदर है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो उसी सब सिस्टम को अच्छा करके बात बोल रहे हैं कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात बोली। दूसरी आती है वैक्सीनेशन। आप अच्छी करोगे तो कोविड-19 से जो प्रॉब्लम आ रही है, बूस्ट कर सकते हो अपनी बहुत सारी चीज़ों को। आपने अगर जो डोज़ है उसका प्लान को अच्छे से इंक्रीज़ कर दिया तो जो और भी चीज़ें उनको बूस्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपने बहुत सारी जनता को वैक्सीन लगा दी, बहुत सारे पर्सन को वैक्सीन लगा दिया, आपने वैक्सीनेशन कर दिया, तो उससे क्या होगा कि केसेस कम आएंगे। केसेस कम आने की वजह से क्या होगा कि ओपन रहेगी इकोनॉमी, क्लोज़ नहीं करना पड़ेगा, एकदम से क्लोज़ नहीं करना पड़ेगा, तो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो उसके लिए आपको बूस्टर डोज टू प्लान एहड, ये सारी आपको चीज़ें चाहिए। ये ओलंपिक एजुकेशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, हम नहीं पढ़ेंगे, ये IMA और NMC के बीच में ही कुछ ना कुछ चलता रहता है।
दूसरा जो फैक्ट आता है अर्बन जॉब सेफ्टी नेट। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, जैसे ये भी मैं अलग से पढ़ाऊँगा, एक्सट्रैक्ट किया है। इसमें पूरे जिस्ट में क्या बता रहे हैं, जैसे रूरल के लिए पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, कोविड आया, लोगों की जॉब चली गई, लोग माइग्रेशन कर गए एक शहर से दूसरे शहर में, दूसरे शहर से अपने गांव चले गए, लोग इधर चले गए, देखा होगा आपने कितना हुआ। तो एटलीस्ट जो गांव के लोग तो गांव में जाके उन्हें मनरेगा के अंदर काम मिल गया, क्योंकि मनरेगा एक गारंटीड प्रोग्राम है। अगर आप इसमें काम मांगते हो तो काम देना पड़ेगा। अगर विद इन 15 डेज आपको वर्क नहीं मिलता है तो अनएम्प्लॉयमेंट आपको फंड दिया जाएगा, मतलब बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा अगर आपको काम नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसके अंदर तो रूरल वालों को तो काम मिल गया। अब ऐसा कोई काम अर्बन वालों के लिए क्यों नहीं है, ऐसी कोई स्कीम, अगर लोग शहर में रह रहे हैं। तो यही फोकस करते हैं कि हमें कोई ऐसा काम भी दिखना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट, तो वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है, ये निकालता है आपका IMF। ये हो गया प्री का टर्म जो आपको याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट ऑफ रेल ऑफ IMF निकालता है। एक रिपोर्ट और निकालता है IMF 2 रिपोर्ट निकालता है। तो दूसरी रिपोर्ट का नाम आप बताना है क्या कौन सी रिपोर्ट होती है। तो 2 रिपोर्ट निकालता है, इकोनॉमी आउटलुक, और एक और निकालता है, वो मैं अभी नाम नहीं बता रहा, वो आप बताना, 2 ही निकालता है। तो ऐसा उसने कुछ बताया कि इकोनॉमिक जो आपकी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब कमी हो रही है, आपकी इकोनॉमी शंक हो रही है, डाउन हो रही है, GDP कम हो रहा है। इवन आपका ही नहीं, बहुत सारी कंट्री का हो रहा है, पर चाइना एक ऐसी कंट्री है जो सबको रोक पा रहा है। तो इन्होंने यही बोला कि आपको अगर कोई ऐसी स्कीम होती है, रूरल अर्बन लाइवलीहुड डिवाइड हो गए एक तरीके से, शहर में लोग हेल्थ काम नहीं है लोगों के पास, तो आपको कुछ ऐसी स्कीम लानी चाहिए जिस मनरेगा जैसी कोई आपको कॉम्प्रिहेंसिव लाइवलीहुड प्रोवाइड करनी चाहिए, सब लोगों को समानता, कि लोगों को शहर में भी काम मिले। मैं आपको इस स्कीम का नाम था डू इट नाम है उस स्कीम का, प्रपोज किया गया था कि शहर वालों के लिए लाई जाए ये स्कीम। इसमें क्या होता है, कूपन्स मिलते हैं। जैसे मुझे कोई काम कराना है गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर कोई काम कराना है, तो मेरे पास गवर्नमेंट क्या करेगी, मुझे पास कूपन भेज देगी, मिनिमम वेज वाले कूपन होंगे। और अभी जो आपका रुपी आया, रुपी, ये भी कहीं वही सिस्टम है एक तरीके से। तो मुझे काम हो गया, कूपन मुझे दे दिया गया। तो ऐसे कुछ स्कीम है, इसके बारे में नहीं बता रहा है, डू इट के बारे में। एक अल्टरनेटिव है अर्बन में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। तो इसमें यही बताया कि एक ऐसी कोई स्कीम लेके आओ जो फ़ायदा मिले लोगों को शहर के साथ साथ। जैसे मुख्यमंत्री शशि आजीविका गारंटी योजना, ऐसी कुछ स्कीम्स हैं हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। तो ऐसी कुछ स्कीम्स है जो 120 दिन का आपको गारंटी एम्प्लॉयमेंट प्रदान करती है, मिनिमम वेज आपको प्रदान करेगी हर घर वालों को, अर्बन के लिए है। तो ऐसी कोई स्कीम आप सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आए मनरेगा जैसी, कि लोगों को अर्बन लोकल बॉडीज़ बनाए कोई स्कीम ऐसी कि लोगों को मिल पाए, जॉब कार्ड बने, लोगों के शहर में भी नौकरी हो कि जैसे गांव में मिलती है। तो इसके लिए आपको समझने के लिए क्या पढ़ना होगा, इसके लिए आपको मनरेगा के पढ़ने होंगे पॉइंट्स, कि मनरेगा के अंदर क्या क्या है, कि लोग शहर की भी डिमांड करते हैं कि मनरेगा क्या इतनी अच्छी स्कीम है। उसके बारे में लास्ट में पढ़ाऊंगा। इन्होंने बोला हिमाचल प्रदेश से एक्सपीरियंस लेना चाहिए, किस किस पॉइंट पे लेना चाहिए वो इसमें मेंशन है, ये आप लिख सकते हो, आपको लिखने के लिए आएगा। तो ये बाद में पढ़ाऊंगा मनरेगा के बारे में, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू यहीं से दिखा देता हूँ, यहीं से मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ मनरेगा का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लास्ट में होगा, बिल्कुल मैंने लास्ट में ऐड किया। ये देखो, ये मनरेगा ऐड किया, क्या क्या फ़ायदे हैं SDG के अंदर मनरेगा से, क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ मैंने सारा मनरेगा के बारे में लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। आगे चलते हैं। दूसरी जो न्यूज़ आती है, देखो वही सारी चीज़, स्प्लिट इन ए सेकेंड, देखो कितने लोग मर गए, कि ये सब क्यों हो रहा है, क्लाइमेटिकल चेंज, फिर रीस्टोर द स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर। आर्टिकल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यशवंत सिन्हा पूर्व मिनिस्टर थे, इन्होंने ये लिखा है, ठीक है। तो इसमें बोला रीस्टोर द स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर। हमें ये नहीं पढ़ना है क्या रीस्टोर प्रोसेस क्या होता है, जो आपके आर्टिकल 1 to 4 है उसमें जो आपका स्टेटहुड जो बोलता है, यूनियन ऑफ द स्टेट जो बोलता है, वो सारे आर्टिकल को हम पढ़ेंगे अपने नोट से, क्या क्या मतलब होता है। आगे चलते हैं। फिर OBC लिस्ट 3-4 दिन पहले मैंने पूरा बताया था, OBC क्या क्या इशू है, क्या क्या गवर्नमेंट है, मैं यहीं पे आपको व्यू दे देता हूँ। अब एक बिल जो पास हुआ है OBC वाला, इसमें क्या चेंज कर दिया, ये कर दिया, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर करती थी OBC कैंडिडेट कौन कौन से हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि जो भी उनकी रिलीजन्स है, कास्टेज हैं, जिसको मर्जी वो OBC लिस्ट में रख सकती हैं, स्टेट लिस्ट में। पहले वो परमिशन लेनी पड़ती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती थी, नहीं, अब आप खुद कर सकते हो। स्टेट के पास परमिशन है कि आप खुद देख सकते हो कि किस कैटेगरी को OBC में रखना है स्टेट लिस्ट में। स्टेट का भी होता है ना कोटा, उसके अंदर आपको अपने हिसाब से रख सकते हो, सेंट्रल अपने हिसाब से रख सकते हैं। बस उस जो बिल लेके आओगे आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बस उसको रिकमेंडेशन के लिए बस प्रेसिडेंट के पास भेजना, उनकी रिकमेंडेशन लेनी है और आप इंट्रोड्यूस खुद कर सकते हो। तो स्टेट को खुला हाथ दे दिया है। फिर अपोजिशन ने हंगामा किया कि नहीं, एक चीज़ और करो, जो कैपिंग सिस्टम है ना, 50% से आप कोटा इंक्रीज़ नहीं कर सकते। वो नंद राजा वाले केस में आया था, नंद राजा वाला याद करो, उस वाले केस में आया था। तो 50% कोटा आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो उससे अपोजिशन ने बोला उसको भी बढ़ाओ, वो कैपिंग हटाओ।
पर वो कैपिंग नहीं हटाई गई है, वो इसमें कुछ है। फिर ये मंडल जो पॉलिटिक्स है, मंडल कमीशन बना था, यही ओबीसी लेके आया था 992-993 के अंदर मंडल कमीशन को बनाया गया था। तो वही इन्होंने मंडल की बात की है। डिबेट ऑन ओबीसी विल शो न्यू अवतार ऑफ मंडल पॉलिटिक्स। तो मंडल कमीशन जो बना था उनका इन्होंने नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देखो ये रहा मंडल कमीशन, 1990 में इसको बनाया गया था, फिर 992-993 में इसने लिस्ट रखी थी, फिर ओबीसी बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। और एक जस्टिस रोहिणी कमेटी है, इसको नाम याद रखो, रोहिणी कमीशन है। ये क्या कर रही है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। मतलब क्या है इसका, ओबीसी में 3271 के आसपास कुछ टोटल कास्टेज आती हैं ओबीसी के अंदर, बैकवर्ड कास्ट के अंदर इतनी सारी कास्ट आती हैं, पर इसमें से मात्र कुछ ही कास्ट को, यानी कि मात्र 100 या 10 कास्ट को ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है ओबीसी कोटे का। कुछ कास्ट ऐसी हैं कि बहुत पिछड़ी हुई हैं ना, आज तक फ़ायदा नहीं उठा पाई इस कोटे का। तो इसको सब कैटेगराइजेशन किया जाएगा, इसमें से जो ज़्यादा वांछित है कास्ट उनको अलग किया जाएगा। और ओबीसी ये 27% है, इसको ब्रेक कर दिया जाएगा ऐसे कि 10%, 10%, 7%। तो इसको ऐसे ब्रेक कर दिया जाएगा। और इसमें जो 7% वाला है उसमें बिल्कुल मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अभी ही जब फाइनल होगा उसके बाद गवर्नमेंट बताएगी, मैं आपको एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ। तो इनको अलग से 7% के अंदर रख दिया जाएगा, बिल्कुल ओबीसी में भी जो बैकवर्ड है। तो इसको बोलते हैं सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। इसके लिए जो कमेटी बनी थी उसका नाम है जी रोहिणी कमीशन, वो भी नाम याद रखना है। तो इसको सेटअप 2017 में किया गया था, पर इसकी हालत तक अब तक कुछ रिपोर्ट आई नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन, रिलीजन, ये ऐसे इशू हैं, आरआर नाम के दोनों ऐसे इशू हैं, इनको उठेगा तो डंका ही बजेगा, चोट ही लगेगी। तो ये सारी चीज़ें। फिर बोला है कि एम, अभी क्या मोदी जी ने क्या किया है, इन्होंने सारी जितनी इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं इंडिया के, सबकी एक साथ मीटिंग ली है। उसे बोलते हैं आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII इसको बोलते हैं। तो इन्होंने सबकी एक साथ मीटिंग ली है, बोला है कि अपने IPR मजबूत करो, ब्रांड बनाओ, इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाओ। ब्रांड कैसे बना सकते हो इंडिया को, आपने कोई चीज़ इनोवेट की, ठीक है, आपने उसका पैटर्न राइट नहीं लिया या कॉपीराइट नहीं लिया, किसी और कंट्री ने डेवलप कर ली तो वो उसका राइट ले लेगी, तो आपकी तो वो रहेगी नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि ब्रांड कैसे बनेगा, आप अपनी चीज़ डेवलप करो और उसका जो है अपनी डेवलप करके उसका पेटेंट कराओ, चीज़ें कराओ कि IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कराओ कि तो आपका ब्रांड बन पाए वो। तो हम किसके बारे में फोकस करने को बोला है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, कि R&D पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे आत्मनिर्भर भारत हमने ऐसा प्रोग्राम चलाया कि हमारी इंडस्ट्री को फोकस किया जा रहा है, कि ब्रांड बनाने की बात कर रही हैं, इनोवेटिव आइडिया बनाने की बात कर रही हैं, अटल इनोवेशन मिशन स्टार्ट किए हैं। तो इन सब चीज़ों में हमने ब्रांड बना के IPR रजिस्टर्ड करा के और आप अपनी को ब्रांड बनाओ। तो हम पढ़ेंगे IPR के बारे में पढ़ेंगे, इसके साथ साथ GI टैग भी हम पढ़ लेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ आती है वो आती है डेमोक्रेसी समिट इन दिसंबर। ठीक है, ये कुछ नहीं है, बाइडन एक होस्ट करेंगे डेमोक्रेसी समिट। ये जब होस्ट करेंगे, जब पढ़ेंगे, उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि ये जो बिडेन है ना, ये थोड़ा फोकस करते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ह्यूमन वैल्यू के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर इनका बहुत फोकस रहता है। तो उसके ऊपर ये फोकस करते रहते हैं बार बार। तो एक डेमोक्रेसी समिट करेंगे दिसंबर में, तब होगी, हम देख लेंगे। तो चाइना अप्रूव फर्स्ट मिक्स वैक्सीन ट्रायल एज ए डेल्टा वेरिएंट स्प्रेड। चाइना में बहुत बुरी हालत है, एक तो पूरी बाढ़ से फ्लड पूरे रीजन में है, और उसके बाद अब डेल्टा वेरिएंट, वहाँ पे वैक्सीनेशन के बाद भी डेल्टा जो इंडिया में चल रहा था ना पीछे सेकंड वेव में, डेल्टा जो वेरिएंट था बहुत बुरी तरह फैलना स्टार्ट हो गया। तो चाइना ने अभी रिसेंटली एक ICMR की रिपोर्ट आई थी, अगर आप मिक्स वैक्सीन लगवाते हो, मिक्स वैक्सीन पहले आपने कोविशील्ड लगवाई फर्स्ट डोज, सेकंड वो कोवैक्सीन की लगवाई, तो मच बेटर रिजल्ट मिल रहा है उससे। मच बेटर इन द सेंस कि आप दोनों डोज आपने कोविड की लगवाई, उससे अच्छा रिजल्ट दोनों वैक्सीन के मिक्स कराने में लग रहा है। आप लगवा मत लेना जब तक ICMR गवर्नमेंट परमिशन ना दे, कभी धोखेधड़ी से लगवा लो फिर कोई केस आपका पलट जाए, तो ये भी याद रखना। तो इन्होंने परमिशन दी है, अप्रूव किया है फर्स्ट मिक्स वैक्सीन लगवाने के लिए, 2 वैक्सीन को एक साथ मिला के लगाएंगे, उसके ट्रायल इन्होंने स्टार्ट किए हैं, क्योंकि ये प्रूफ हुआ है जब ट्रायल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं कि लॉन्ग टर्म में तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा 2 वैक्सीन से, तो ऐसे लोग लगवाते हैं। दूसरा आता है सेंट्रल सून फ्री अप। फ्री अप क्या करेगी, जो अनटैप्ड स्पेस है ना, जो उन्होंने मतलब टैप किया हो ऐसे स्पेस हैं, उनको मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के और उनको सेंट्रल करने वाला है फ्री अप। तो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन क्या होता है, फिर आपके दिमाग में आएगा, चलो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन समझ में आता है, फिर EEZ क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। तो दोनों के बारे में हम डिफरेंस पता करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये न्यूज़ थी, यहाँ तक न्यूज़ थी। फिर ये केस है, कोई सा केस है, केस तो हम पढ़ेंगे नहीं, पर हमें जो केस है वो है NCLT और NCALT में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के डिफरेंस को हम समझेंगे। तो हम वापस आते हैं अपने नोट्स के ऊपर और थोड़ा स्पीडली हम
करने की कोशिश करेंगे। देखो नोट्स ये फ्री आपको उपलब्ध हो जाते हैं। आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसा एक लिंक आएगा, उस लिंक पर क्लिक करना है, गूगल ओपन होगा और एक टेलीग्राम का लिंक आएगा। अगर टेलीग्राम आपके फ़ोन में नहीं है तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट डेली आपको ये PDF मिल जाती है। ये वाली PDF जो है पूरा हिंदू के यहाँ पे कटिंग रहेगी और यहाँ पे पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन रहेगी। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये वीडियो जैसी अपलोड होगी तो वहाँ पे ग्रुप में भी आपको शेयर हो जाएगी और सीधा आप जाके देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। काजीरंगा घाट को सैटेलाइट फ़ोन दिए जाएंगे। भाई काजीरंगा घाट को सैटेलाइट फ़ोन क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि वो एरिया ऐसा है, पोचिंग काजीरंगा जो एरिया है वहाँ पे ये 1 हॉर्न राइनासोर्सेस 2 हॉर्न राइनासोर्स का एरिया है। फिर थोड़े वहाँ पे आपको क्या है कि और भी एनिमल्स हैं, तो पोचिंग बहुत होती है। अब पोचिंग होती है तो जैसे मैं फॉरेस्ट गार्ड हूँ, मैं घूम रहा हूँ और मेरे पास मतलब इतनी पोचिंग हो रही है, मुझे और भी मतलब पीछे से आदमियों की ज़रूरत है, तो फ़ोन का यूज़ नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पे टावर्स नहीं है। तो एक सैटेलाइट फ़ोन ऐसा विकल्प है, ये कहीं भी चलते हैं क्योंकि सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। तो ये दिए जाएंगे। ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे लिए नेशनल पार्क, क्योंकि रिसेंटली 2021 में ही 2 नेशनल पार्क आसाम में इंक्रीज़ किए गए हैं। वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऐड किया। एक जगह है यहाँ पे, इसे बोलते हैं मानसरोवर लेक। कहानी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चीज़ें कहानी से याद रहती हैं। कोई ना कोई चीज़ स्ट्राइक करती है माइंड में। जगह आप कहानी से चीज़ पढ़ते हो, डायरेक्टली बता दूंगा ये तो याद नहीं रहेगी। यहाँ पे एक लेक है, इसका नाम है मानसरोवर लेक। यहाँ से एक रिवर निकलती है और रिवर ऐसे आती है और यहाँ से नीचे टर्न लेती है और फिर बिल्कुल मिड से निकल के वो रिवर कहाँ पे बांग्लादेश में चली जाती है। तो आपको बहुत आसानी से नाम होगा, उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। जब ब्रह्मपुत्र एंटर करती है इंडिया के अंदर असम में तो उसका नाम होता है दी हैंग। जब उसमें लोहित और दिबांग मिलती है साथ में, पहले दिबांग मिलेगी फिर लोहित मिलेगी, फिर उसका नाम स्टार्ट होता है ब्रह्मपुत्रा, फिर ब्रह्मपुत्रा नाम होता है। तो उस ब्रह्मपुत्रा के दोनों साइड में कुछ नेशनल पार्क्स हैं। उन नेशनल पार्क के नाम आपको हमेशा के लिए याद रखने को, अगर उनके नाम याद नहीं रखोगे वो मैच द फॉलोइंग में पूछे जाएंगे। और रिसेंटली 2 नेशनल पार्क जो ऐड किए गए हैं, कहाँ पे ऐड किए गए हैं? वो ऐड किए गए हैं असम के अंदर। पहला नाम है आपका रायमोना नेशनल पार्क, इसको 2021 में ही नोटिफाई किया गया है। फिर दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई। ये दिहिंग पटकाई जो है बिल्कुल ये नीचे है, नागालैंड है, इसके बिल्कुल नीचे नागालैंड है। सॉरी, इधर नागालैंड है, इसके असम के इधर नागालैंड है। अगर आपने नागालैंड में पढ़ा होगा वहाँ पे पटकाई बुम माउंटेन है, पटकाई बुम माउंटेन है, तो इसलिए इसका नाम दिहिंग और पटकाई बुम नाम इसका रखा गया है। वैसे आप याद रख सकते हैं, दिहिंग और पटकाई बुम नाम रखा गया। तो हम दोनों पढ़ेंगे। पहले आता है दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, दिब्रू शिखोवा। दूसरा आता है दिहिंग पटकाई। मैंने बताया पटकाई नागालैंड में पहाड़ी का नाम है, पटकाई बुम बोलते हैं, तो दिहिंग पटकाई नाम है। फिर यहाँ से ऐसे रिवर जा रही है, ऐसे नीचे एंटर कर रही है। फिर नीचे आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ के गार्ड को दिए गए हैं फ़ोन। उसके ऊपर आता है नामीरी करके। फिर आगे चलोगे औरंग आएगा, औरंग। फिर आएगा मानस, यहाँ से मानस रिवर भी निकलती है जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, मानस रिवर भी निकलती है। तो मानस और रायमोना, 2 के नाम तो आपको याद रखने हैं, रायमोना और आपका दिहिंग पटकाई, क्योंकि दोनों जो हैं ये लेटेस्टली ऐड किए गए हैं 2021 में एज ए नेशनल पार्क। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये नेशनल पार्क कौन करता है? उसके लिए एक बॉडी है जो करती है। अगर वो बॉडी का नाम आपको कमेंट में बताना है, उसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। वो सजेशन मतलब स्टेट गवर्नमेंट सजेशन भेजेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो एक बॉडी है जिसको PM चेयर करते हैं, फिर वो नोटिफाई कर देंगे उसको और वो नेशनल पार्क हो जाएगा। फिर सारी पावर एक तरीके से उसी बॉडी के पास आ जाएंगी। मैं नाम नहीं बता रहा, वो आप सर्च करना। तो उस बॉडी के पास अगर कोई गवर्नमेंट सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को ज़मीन कम करनी होगी या फिर बढ़ानी होगी, नेशनल पार्क की कम करनी होगी बेसिकली, तो सारी परमिशन इस बॉडी की लगती है, इस एडवाइजरी इस बॉडी की लगती है। अगर आपको उस एरिया को घटाना है, एरिया में कुछ चेंजेस करना है, तो सारी परमिशन इस बॉडी की लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसको PM चेयर करते हैं, तो उसका नाम आप बताना है। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है RTI से रिलेटेड, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये एक्ट कब लेके आए थे? ये एक्ट 2005 में लेके आए थे कि लोगों को, अपने देश के लोग हैं, टैक्स भरते हैं, तो उन्हें जानने का अधिकार है कि वो कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो अक्टूबर 12 मार्क ऑन द 15 ईयर्स सिंस द इम्प्लीमेंट, मतलब अक्टूबर 12 को 15 साल हो गए हैं इसको। 2020 की है, तो 2020 में इसको 15 साल हो गए थे, तो ऐसा इसमें कुछ बताया। तो कुछ परफॉर्मेंस देखनी है कि RTI वर्क कैसे कर रहा है। तो इन्हें बोला मोर देन 2.5 लाख केसेस पेंडिंग। देखो RTI के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लोग मांगते हैं, तो ऐसे ऐसे
2.2 लाख, नियर अबाउट 2 लाख केसेस पेंडिंग है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन कमीशन में, जो इंफॉर्मेशन कमीशन होती है, ठीक है ना, विच आर फाइनल कोर्ट ऑफ अपील अंडर द लॉ। तो उनमें ऐसे कुछ सिस्टम है, ये सारी कुछ उसके अंदर चीज़ें हैं। इंक्रीज़ हुआ है लोगों को, जैसे क्या चीज़ें पता लग रही हैं तो चीज़ों के बारे में इंक्रीज़ हुआ है, लोग कोशिश कर रहे हैं जानने की, इतनी सारी चीज़ें की पता लगे। तो सबसे ज़्यादा केसेस जो पेंडिंग है वो महाराष्ट्र के अंदर है, फिर यूपी का नंबर आता है। तो ऐसे ऐसे केसेस जो पेंडिंग है उसके अंदर है। ये स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में कितने हैं, वहाँ पे 35,000 केसेस हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन होगी ओवरव्यू के लिए, कभी आपसे नहीं पूछेगा ये सारी चीज़, ये आपको मेंस में लिखने के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो आपको प्री में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आरटीआई एक्ट के अंदर आता क्या है 2005 के अंदर। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका अधिकार है कि लोगों को, अपने सिटीजन को पता होना चाहिए सरकार कहाँ पे काम कर रही है। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में लाया गया था, उसको रिप्लेस करके ये आरटीआई लाया गया था, उसको रिप्लेस करके कि आपके पास फ्रीडम है इन्फॉर्मेशन आपको जानने की, तो उसको अप्लाई करके ये आरटीआई एक्ट लेके आया था। तो ये एक्ट इनेक्ट किया गया, कंसोलिडेट किया गया, फंडामेंटल राइट के अंदर ऐड किया गया। जो आपका 19 है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी के अंदर आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आता है, ऐसे आप याद रख सकते हो। अब इस एक्ट के अंदर कुछ सेक्शंस हैं, सारे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ सेक्शन का यूज़ कई बार किया जाता है, वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसमें एक सेक्शन आता है, सेक्शन 4 आता है, वो बोलता है आरटीआई एक्ट क्या बोलता है कि सियो मोटो का मतलब होता है कि खुद ब खुद आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन बाय ईच पब्लिक अथॉरिटी। आप किसी पब्लिक ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा होता है और बहुत सारे नोटिस चस्पा रहते हैं, चस्पा इन द सेंस वहाँ पे लगे हुए रहते हैं ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन की, ये आदमी यहाँ है, ये यहाँ है, ये नोटिस करने वाला है, ये चेंजेस होने वाला है, वो नोटिस खुद लगाते हैं। तो आप तो नहीं पूछते, वो नोटिस बोलते हैं बाहर लग रहा होगा, नोटिस देख लो। तो ऐसे ही जितनी भी हमारी पब्लिक अथॉरिटी वाली चीज़ें हैं वो खुद ब खुद कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होंगी, वो खुद ब खुद उनको अपने में चस्पा करनी होंगी, मतलब चिपकानी होंगी नोटिस बोर्ड पे कहीं पे भी। वो सेक्शन 4 के अंदर ऐसा दिया गया, या फिर न्यूज़पेपर में निकलवाओ। तो ये उसके अंदर एक आता है सेक्शन 8(1), वो क्या है कि वो एग्जेम्पशन देता है अगेंस्ट द फंक्शनिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई। मतलब कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल नहीं बताया जाएगा आरटीआई। अब हमसे पूछे कि हमारी बताइए मिलिट्री कहाँ कहाँ पे बेसिस है, कोई आरटीआई लगा के पूछे, कोई बता देगा? तो ऐसी कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है जिनको नहीं बताया जाता, तो वो सेक्शन 8 का यूज़ करके उनको नहीं बताया जाता, सेक्शन 8(1), ठीक है। अब इसमें सेक्शन 8 का 2 क्लॉज है, सेक्शन 8 का 2 क्लॉज वो क्या बोलता है, डी क्लोज करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन अगर वो इन्फॉर्मेशन चाहे ऑफिशियल जो सीक्रेट एक्ट के अंदर कोई चीज़ रखी होती है उसको नहीं निकालते हैं, पर आपको डिस्क्लोज करनी होगी इन्फॉर्मेशन अगर लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व कर रही है, अगर वो इन्फॉर्मेशन से कई लोगों का भला हो रहा है, कई लोगों का नुकसान कुछ ना कुछ हो रहा है, कई लोगों का, लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट। ये कौन, ये सुप्रीम कोर्ट बताता है समय समय पर लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को आपको बताना होगा। तो एक इसमें से भी ये पॉइंट रखा गया। अन्यथा 8 सेक्शन, जो सेक्शन 8 है वो यही बोलता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको सरकार बाहर नहीं ला सकती, तो ये कुछ उसके अंदर चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें होती हैं कि जो कमीशन वमीशन होते हैं, इन्फॉर्मेशन कमीशन, इनको देखता कौन है, तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं और पीआई होते हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, जो सब चीज़ को देखते हैं। बोथ सेंट्रल और स्टेट लेवल पे होते हैं, और ये पब्लिक अथॉरिटी में, हर पब्लिक अथॉरिटी में अपॉइंटेड होता है। अगर आप जाओगे ना, आप जाके देखना, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपने कलेक्टेड में जाना, जहाँ पे कलेक्टर ऑफिस है वहाँ पे जाना, और वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑफिस होगा। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ऑनलाइन भी फिलअप कर सकते हैं, 10 से 5 रुपये लगते हैं। और कुछ कुछ कम्युनिटी के SC ST वुमेन के लिए फ्री होता है, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप ऑफलाइन भी जाके हर ऑफिस में इनका ऑफिसर होता है, वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं। तो हर ऑफिस में पब्लिक अथॉरिटी, वहाँ पर एक ऑफिसर होता है, उसका नाम होता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस होता है, वहाँ पर जाके आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अब आज मैंने फाइल कर दिया, ठीक है, अब 2 साल तक नहीं दें वो मर्जी को इन्फॉर्मेशन, तो क्या मेरे को इन्फॉर्मेशन क्या है, मुझे 2 साल तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए 2-3 दिन में, अगर 2 साल तक नहीं दी तो वो क्या फ़ायदा होगा उस इन्फॉर्मेशन का। तो उसके लिए इसमें टाइम पीरियड भी मेंशन किया गया कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो विदिन 30 दिन के अंदर आपको देनी होगी, तब से वो एप्लीकेशन फाइल होगी, बिल्कुल मैंडेटरी किया गया है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, मेरी लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन के ऊपर बात आ रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको विदिन 48 आवर्स में देनी होगी। अब पता कैसे लगेगा लाइबिलिटी ऑफ पर्सन के ऊपर है, उसके लिए आपको एफिडेविट जब आप भरोगे एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की गई हैं अगर करना है। अगर सेंड टू ए रॉन्ग पब्लिक अथॉरिटी द 5 days शैल बी एडिड टू द पीरियड, अगर ऐसा होता है कभी कभी
इन द केस जो एप्लीकेशन आपने सेंड की है वो आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को भेजनी थी, आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर आप गलती से क्या करते हो, मिनिस्ट्री ऑफ किसको भेज देते हो, किसी और मिनिस्ट्री को भेज देते हो, किसी गलत पब्लिक अथॉरिटी को भेज देते हो जिसको मतलब उससे मतलब ही नहीं है। फिर वो एप्लीकेशन ट्रांसफ़र दूसरी अथॉरिटी में की जाती है, तो उसके वो एक्स्ट्रा 5 दिन जोड़ते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन 30 दिन के अंदर चाहिए, फिर 35 दिन के अंदर मिलेगी। अगर रॉन्ग अथॉरिटी, वो आपकी गलती से हुआ है ना, आपको चाहे पता ना हो कौन सी, अगर 40 ईयर्स वाली इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इसमें फिर 5 दिन आपको ऐड करने होंगे। ऐसा इन्होंने सिस्टम बनाया है। अब एप्लीकेशन मतलब कि एप्लीकेबिलिटी क्या है, कि क्या प्राइवेट बॉडी भी आती है क्या, पब्लिक तो हमने सुन लिया। जो प्राइवेट बॉडी हैं विद नॉट विद इन द एक्ट अमेंडमेंट डायरेक्टली, वो डायरेक्टली नहीं आती हैं पर कहीं ना कहीं आती हैं। एक केस आया है दिल्ली का, ये केस बताएंगे कि उसमें क्या है कि प्राइवेट बॉडी कैसे आती है। केस आया, उसका नाम है आपका सर्बजीत रॉय, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अब देखो दिल्ली की BSES है, वो क्या करती है, बिजली सप्लाई करती है तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो नहीं आएगी RTI के अंदर? बिल्कुल आएगी। क्यों? वो लार्ज पब्लिक को सर्व कर रही है, वो पब्लिक का एक तरह से है, पब्लिक यूटिलिटी कंपनी है, लार्ज पब्लिक को सर्व करे तो वो RTI के अंदर आएगी। तो ऐसा रखा गया है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी डायरेक्टली नहीं आती पर इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं आती है। फिर आता है पॉलिटिकल पार्टीज़ की आएंगी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं एक पब्लिक अथॉरिटी के अंदर माना जाए नहीं माना जाए, आंसरेबल होना चाहिए उन सिटीजन के लिए, नहीं होना चाहिए, रखा गया था स्टार्टिंग में। पर 2013 में गवर्नमेंट क्या करती है, कांग्रेस गवर्नमेंट क्या करती है, एक अमेंडमेंट लेके आती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है, और उसके अंदर चेंज कर देती है, पब्लिक अथॉरिटी को रिमूव कर देती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसके अंदर से। तो करेंटली क्या स्टेटस है, पॉलिटिकल पार्टी जो वो RTI के अंदर नहीं आती। भाई क्यों नहीं आनी चाहिए, मेरे हाथ से गलत किया गया, उनको आना चाहिए था। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस आता है कि नहीं आता, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस आता है नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद ही बताया था 13 नवंबर को 2019 को बोला है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो तो आएगा, RTI के अंदर ज़रूर आएगा क्योंकि वो भी एक पब्लिक ऑफिस है, वो आएगा। पर उन्होंने क्या बोला है कि चीफ जस्टिस जो इंडिया है वो पर्सनल लाइफ भी होगी ना इंसान की, वो तो इंसान है ना, कोई पब्लिक अथॉरिटी तो है पर है तो इंसान ना, उनकी पर्सनल लाइफ को काउंट नहीं करोगे। या फिर कोई ऐसा वर्डिक्ट वो सुना रहे हैं, कोई ऐसा वर्डिक्ट वो दे रहे हैं, कोई वो सेंसिटिव इशू है, अगर कोई पूछे कि जो बाबरी मस्जिद का इशू आया था क्या क्या आपने किया, मुझे राइट इन्फॉर्मेशन में चाहिए, तो आप उसे गलत यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक को भड़का सकते हैं। किसी जज ने कुछ ऐसी बात बोली होगी, तो ऐसे कुछ सेंसिटिव जो चीज़ें होती हैं उनको पब्लिक में नहीं लाया जाए। अदरवाइज ओवरऑल जो ऑफिस है CJI का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का या सुप्रीम कोर्ट, वो पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक के अंडर में आएगी। तो ये सारी कुछ इसमें चेंज किए गए थे। अब क्या हुआ, अब आ गए मोदी सर। अब मोदी सर को कोई इन्फॉर्मेशन उनसे ले रहा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये एक स्टडी का पॉइंट है क्योंकि थोड़ा फ़नी चीज़ों को बनाया जाए ताकि याद रहे। तो मोदी सर से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है, थोड़े नाराज़ हो जाते हैं कभी कभी, तो बोलते हैं भाई एक ऐसा है, इस RTI में कुछ चेंज करो, हम बताते हैं हम कैसे करेंगे। तो ये 2000 RTI अमेंडमेंट बिल लेके आते हैं 2019 में, ऑर्डिनेंस लगा के इसको पास कर दिया जाता है। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनका क्या था, 5 साल का टर्म होता था, ऐसा लिखा गया था 5 साल का टर्म है। तो ये क्या करते हैं, नहीं अब इनका टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, हम डिसाइड करेंगे दोनों का, स्टेट का भी और सेंट्रल लेवल पे भी, दोनों कौन डिसाइड करेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो आपने पावर छीन ली, चाहे 2 साल की रखें 1 साल की रखें, तो एक तरह से वो आपके अधीन हो जाएगा, भाई साहब माफ़ कर दो, 5 साल कर दो, 1 साल और बचा है वो 1 साल और करने दो, तो ऐसे भिखारी बन जाएगा। तो उन्होंने पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले ली। फिर जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होती उनकी सैलरी, जो भी सैलरी होती थी उनकी सैलरी इक्वलेंट होती थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उनकी सैलरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इक्वल होती थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, और स्टेट के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, मतलब इक्वल सैलरी होती थी, और चीफ सेक्रेटरी विकेट सबकी इक्वल होती थी इनकी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, नहीं हम डिसाइड करेंगे इनकी सैलरी कितनी देनी है, भाई साहब सैलरी बढ़ा दो, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो गए। फिर आता है कि मतलब सैलरी में बढ़ाना घटाना, क्या क्या बेनिफिट देने हैं उनको, क्या क्या चीज़ें देनी है, पेंशन कितनी देनी है, नहीं वो भी हमने सब रिमूव कर दिया है। ठीक है, हम कभी भी बढ़ा सकते हैं, एक बार आप अपॉइंटेड हो गए तो उसमें चेंज नहीं कर सकते थे, आपके बेनिफिट में, सैलरी में, पेंशन में नहीं कर सकते थे, आपके रिटायरमेंट टाइम पे नहीं, अब भी कर सकते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली है। तो ये क्या है, सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है चीज़ों का, आप जो इंडिपेंडेंट बॉडी है उसको अंडर कंट्रोल कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ इसके अंदर हुई है। दूसरा आता है NGT और आता है मेकेदातु। NGT बता चुका हूँ, मेकेदातु एक प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। देखो ये बॉर्डरिंग स्टेट है, नीचे तमिलनाडु आता है और ऊपर कर्नाटक आता है। यहाँ पे कावेरी जो बह के रिवर आती है वो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, मेकेदातु।
ये मितूर, एक मितूर नाम सुना होगा, मितूर तमिलनाडु में नीचे है और ऊपरी बॉर्डर पे डेवलप कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे पानी कंट्रोल कर लिया करेंगे, हमारी मर्जी से आगे पानी भेजा करेंगे। तो ये तमिलनाडु बोलता है गलत कर रहे हो। ये क्या बोलते हैं, नहीं हम इस पानी का यूटिलाइज़ करेंगे बेंगलोर को वाटर सप्लाई के लिए, इस काम के लिए, फलाने के लिए, ढिंकाने के लिए, इस काम के लिए यूज़ करेंगे। पर तमिलनाडु बोलता है नहीं, हमारे लिए पानी के क्राइसिस आ जाएंगे डाउन स्ट्रीम में। तो ये सारे इनके लिए है। बहुत बार हुई बहस हुई, जॉइंट कमेटी डेवलप की गई, पर ये आज तक सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद फिर एनजीटी के पास गया, एनजीटी ने भी दे दिया। फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट फिर सुप्रीम कोर्ट में चली गई, जो आज के न्यूज़ पेपर में आया कि सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो ये सारे इसके अंदर हैं। तो प्रोजेक्ट क्या है कि 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, प्रपोज प्रोजेक्ट है। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने 2017 में इसको अप्रूव किया था, ठीक है ना। तो बहुत सारी बार इन्वॉल्व मिनिस्ट्री के पास चला गया, बहुत मिनिस्ट्री का, फिर भी केस इसका चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट में लास्ट ऑप्शन होता है, उसके बाद तो मानना ही पड़ेगा। तो ये सारे केस है। अप्रूव क्या है कि मतलब इसको कर दिया था अप्रूव कि 63% जो फॉरेस्ट एरिया है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर आ रहा है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट बोल रही है कि आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, इसलिए तो एनजीटी में गया, अभी सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो ये सारे इसके अंदर कुछ केसेस हैं जो आप देख सकते हो, मैंने मोटी मोटी आपको बता दिया। अब हम जो मेन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज कैसे कैसे है। कावेरी यहाँ से निकलती है वेस्टर्न घाट के बिल्कुल कर्नाटक वाले रीजन से, बाबा बुडान हिल्स वाला एरिया है। ये फेमस किस चीज़ के लिए, कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस एरिया है बाबा बुडान हिल्स। तो यहाँ से कावेरी निकलती है, शायद मैं ये चेंज करता हूँ, ब्लैक करता हूँ। ये यहाँ से कावेरी निकलती है, इसे और शार्प करता हूँ। यहाँ से कावेरी निकलती है, देखो ये निकल रही कावेरी, ये आ गई, ये आ गई, आगे चल के यहाँ पे ऐसे निकल जाती है और छोटी छोटी कट जाती है। तो जो कावेरी ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज ऊपर वाली कौन सी होंगी, इधर होंगी आपकी लेफ्ट और इधर होंगी आपकी राइट, अगर आप ऐसे डायरेक्शन में खड़े होंगे। जो पहली ट्रिब्यूटरीज आती है वो आती है आपकी वेगेची, इधर से आती है ये। नीचे से जो आती है आपकी, आप याद कर लेना, काबिनी मेन है, काबानी मेन है जो नीचे से आती है। उसके बाद आपका ये मित्तूर डैम है, देखो मैंने बताया था ये तमिलनाडु में, यहाँ पे बनाया जा रहा है। कौन सा, यहाँ पे बनाया जा रहा है आपका, यहाँ पे आपकी अरकवती आती है, यहाँ पे बनाया जा रहा है आपका मेघादातु डैम बनाया जा रहा है। तो ये आती है, भवानी आती है, आपकी नोयाल आती है, फिर आपकी अमरावती आती है। ये अमरावती वो नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट, अमरावती आती है। तो ये कुछ रिवर हैं, आपको नाम कैसे याद रखने हैं। जो पहले आती है कबानी, फिर ये आती है आपकी भवानी, फिर नोयाल, फिर आपकी अमरावती। ये कौन सी होगी, ये होगी राइट बैंक। ऊपर से कौन सी आती है आपकी वागची और आपकी शिमशा, अराकावती, ये आती हैं ऊपर से आके गिरती हैं। और आप याद कर ले, छोटी छोटी देखो बहुत सारी हैं। अगर आप याद करें, मैंने इसमें एक चीज़ कॉमन बहुत फाइंड की हुई है, लास्ट में आई आता है मोस्टली। अगर आपको ऑप्शन आप कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, अगर आपको याद ना आए किसकी ट्रिब्यूटरी है, अगर आपको कावेरी की पूछी गई है तो आप एक गैस लगा सकते हैं, लास्ट में आई का प्रयोग किया गया। 3-4 बार आप पढ़ोगे डेवलप करके तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो प्रोजेक्ट है, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है कृष्णा राजा सागर। ये कहाँ पे है आपको, ये स्टेट का डिवीज़न है, ये है कृष्णा सागर। ये कहाँ पे आपका कर्नाटक के अंदर है। फिर काबेनी रिवर है, ये काबेनी रिवर के यहाँ पे मिलती है जाके, तो यहाँ पे कृष्णा सागर प्रोजेक्ट। नीचे आओगे जैसे ये तमिलनाडु से आगे, मतलब कर्नाटक से क्रॉस करके तमिलनाडु में घुसेगी, फिर आता है मितूर रिजर्वायर। मितूर रिजर्वायर यहाँ पे बिजली बनाई जाती है। और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है आपका मेघदातु प्रोजेक्ट। मेघदातु यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। तो आपका मितूर रिजर्वायर और आपका कृष्णा राजा जो सागर है वो कहाँ पे डेवलप है, कर्नाटक में। कृष्णा राजा, कामेनी रिजर्वायर, मितूर रिजर्वायर, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है चीज़ों के लिए। दूसरा मैंने बताया स्टेट रूट, तो मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ 1 और 4 से आर्टिकल में क्या होता है। तो 1 से 4 के लिए पार्ट 1 के अंदर आते हैं, बिल्कुल आएंगे, 1 से लेकर 4 तक पार्ट 1 के अंदर आएंगे। तो आर्टिकल 1 के अंदर क्या रखा गया है, तो आर्टिकल 1 स्टेट डेट इंडिया, दैट इज़ भारत, ठीक है ना। बस इस नाम है उसका, यूनियन ऑफ स्टेट जो है हमारी सारी उसके अंदर रखा गया है। 1-2 के अंदर क्या लिखा है, स्टेट डेट द इंडिया एंड द टेरिटरी विल स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। 3 के अंदर भी यही रखा गया है, जो चीज़ें हैं, टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो ये सारी चीज़ें, नाम स्टेट के, सारी स्टेट आर्टिकल 1 के अंदर रखा गया है, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर भी बोल चुके हैं कि इंडिया फेडरेशन वॉज ए यूनियन बिकॉज इट इज़ द एंड आपका डिसॉल्यूबल एंड नो स्टेट हैव राइट टू सेपरेट फ्रॉम द इंडियन यूनियन। तो जो हमारा वर्ड है वो यूनियन है, कि मतलब हम
जो इंडिया की स्टेट, जब जैसे यूएस है वो बहुत सारी स्टेट को मिला के यूएस बना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना है, 50 स्टेट को मिला के नियर अबाउट। पर हमारा वो क्या हो सकता है, वो अलग भी हो सकता है इन फ्यूचर का, चाहे तो अलग। पर इंडिया एक ऐसा वर्ड है, वो यूनियन है, वो कभी भी अलग नहीं हो सकता, वो अलग से मतलब इंडिविजुअल नहीं हो सकता। तो ये आपको याद रखना है कि अलग अलग नहीं हो सकता। तो यूनियन ऑफ इंडिया एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ द डिफरेंशिएट, तो इनके बीच में कुछ डिफरेंट है। तो यूनियन ऑफ इंडिया क्या इंक्लूड करता है, ओनली द स्टेट इंजॉय द स्टेटस ऑफ बीइंग द मेंबर ऑफ फेडरल सिस्टम, ये एंड शेयरिंग द पावर विद द यूनियन। तो ओनली का वर्ड आया, तो यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब है स्टेट इंजॉय द स्टेटस बीइंग द मेंबर ऑफ फेडरल सिस्टम एंड शेयरिंग द पावर विद द यूनियन। पर टेरिटरी ऑफ इंडिया जो वर्ड है वो क्या बोलता है, वो सबको इंक्लूड करता है, नॉट ओनली द स्टेट बट ऑल्सो यूनियन टेरिटरीज एंड अदर सच टेरिटरीज में भी। अगर इंडिया बाद में कोई टेरिटरी को अंदर लेके आता है बाहर से, वो भी इसके अंदर आएंगे। तो जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ा वर्ड है या यूनियन ऑफ इंडिया बड़ा वर्ड है, तो आपको याद रखना टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके अंदर स्टेट भी आती हैं, यूटीज़ भी आती हैं, या फ्यूचर में कोई टेरिटरी का एक्वायर करेगा इंडिया, वो भी इसके अंदर रखी जाएगी। अब आर्टिकल 2 के अंदर क्या आता है, इसे बोलते हैं 2 नंबरी। 2 नंबरी काम कैसे होता है, चुपके चुपके होते हैं, वैसे होते हैं, कुछ भी करके हो। अगर इंडिया का ही नक्शा है, ये देखिए, ये पूरा इंडिया है, ये पूरा आपका इंडिया है, ठीक है ना, ये मैं पूरा नक्शा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पूरा इंडिया है, ये पूरा इंडिया है, ये पूरी टेरिटरी इंडिया है। इसके अंदर कुछ छेड़छाड़ करोगे आप, अंदर बिल्कुल अंदर कर रहे हो, तो आपको किस आर्टिकल के थ्रू करोगे, वो करोगे आर्टिकल 3 के हिसाब से। अगर आपको जैसे यहाँ पे बांग्लादेश का कोई हिस्सा है, इसको आप इंडिया के अंदर लेके आते हैं कोई ट्रीटी से, किसी भी बांग्लादेश का हिस्सा है, तो इसको आप आर्टिकल 2 से अमेंडमेंट करोगे। इस्टेब्लिश न्यू स्टेट, और एडमिशन, एडमिशन किसका दिया जाता है, बच्चे को बाहर से लाया जाता है, ऑलरेडी स्कूल में नहीं होता, वो एडमिशन उसे दिया जाएगा। तो एडमिशन दे रहे हो किसी बाहर की स्टेट को, तो आर्टिकल 2। तो जैसे अगर 2 नंबरी बाहर से चुरा के लाए ना, तो 2 नंबरी अगर ला रहे याद करने के लिए, तो आर्टिकल 2 से पढ़ाई के लिए। आर्टिकल 3 क्या है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर ए न्यू स्टेट और बाय सेपरेट ऑफ ए टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, ठीक है ना, कोई भी अंदर से उसे चेंज करना होगा, उसके इंटरनल, जैसे जम्मू कश्मीर को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, ये ऊपर वाला लद्दाख हो गया, नीचे वाला जम्मू कश्मीर हो गया, तो ये आर्टिकल 3 से वो चेंजेस करती रहती है। उसके नाम चेंज करना हो, टेरिटरी बढ़ानी हो, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग करना हो, तो वो आर्टिकल 3 से किए जाते हैं। अगर बाहर से किसी चीज़ को ला रहे हो, एडमिशन दे रहे हो किसी को बाहर से, तो वो आर्टिकल 2 से किया जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा, देखो ये सारी चीज़, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टर द एरिया ऑफ बाउंड्री, नेम चेंज करना उसका, ये पार्लियामेंट कर सकती है, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है। पार्लियामेंट कैन इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, पार्लियामेंट है फॉलोइंग प्रोविजन, मतलब कैसे कैसे काम करेंगे ये आप पढ़ लेना, कि ओनली द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि इसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगेगी। अगर आपको कोई चेंज कर रहे हैं, किसी स्टेट का नाम वाम चेंज कर रहे हो, क्या उसकी बाउंड्री, तो प्रेसिडेंट की आपको बस रिकमेंडेशन चाहिए और आप कर सकते हैं। फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, जैसे हमें जम्मू कश्मीर का चेंज करना है, तो क्या करता है, उसी ही बिल को जो चेंज कर रहा है उसको प्रेसिडेंट क्या रेफर करेंगे उस बिल को, कि एटलीस्ट उस स्टेट को तो बता देना, उस स्टेट के पास ये बिल भेज दे, और उसकी स्टेट चाहे तो उस बिल को पास कर सकती है, इंट्रोड्यूस कर सकती है अपनी स्टेट असेंबली में। अगर उस स्टेट ने मना भी कर दिया, फेल हो गई वो ओपिनियन देने में, अपना करना है नहीं करना, तो भी पार्लियामेंट के पास कोई ऐसी नहीं है, बाउंडेशन नहीं लगेगी, पार्लियामेंट तो नहीं कर सकती क्या, अगर स्टेट नहीं कर सकती तो उसके बाद भी पार्लियामेंट कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि स्टेट असेंबली ने अगर कुछ ओपिनियन नहीं दिया तो पार्लियामेंट ओवरराइड कर जाएगी, उसकी पावर को ओवरराइड करके वो अमेंडमेंट कर देगी। तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट के पास सारी पावर, तो ये खत्म हो गया। आर्टिकल 4 क्या बोलता है, 4 ये बोलता है जो भी आप चेंज कर रहे हो, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो भी चेंज कर रहे हो, वो जो भी चेंज आप करोगे वो एक सिंपल मेजॉरिटी से करोगे, सिंपल मेजॉरिटी से, और उसे आर्टिकल 368 का यूज़ नहीं करोगे। 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं होता है, सिंपल मेजॉरिटी का एक्ट से आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारे प्रावधान इसके अंदर दिए गए हैं कि कैसे कैसे आपको करने हैं। आर्टिकल 2 और 3 में चेंज, वो 4 में बताया गया है, ये आप पढ़ सकते हो। दिस आर्टिकल अलाउड द कॉन्सिक्वेंटली चेंज इन द फर्स्ट शेड्यूल, नेम ऑफ द स्टेट, ये सब चेंज कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी इसमें चेंज आप कर सकते हो। एलोकेशन द राज्यसभा सीट ऑफ ईच स्टेट, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप मत पढ़ो, तो बस आपको ये याद रखना है। ये मैंने शॉर्ट में थोड़ा ऐड कर दिया है, तो आप देख लेना। इसमें क्या है, एडमिशन है और इसमें न्यू स्टेट है। न्यू स्टेट मतलब ये नहीं है कि ये विद इन इंडिया है, ये बाहर से कोई चीज़ ला रहे हैं तो एडमिशन दे रहे हैं। अब आपको थोड़ा डिफरेंस समझना है स्टेट और यूटीज़ के बारे में। ऑलरेडी आपको पता होगा स्टेट क्या है, कि एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न है
ऑन इलेक्टेड गवर्नमेंट, जैसे जहाँ बीजेपी की है, स्टेट में किसी और की है, तो ये है। यूनियन टेरिटरी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट चेक करती है, देखती है। स्टेट है फेडरल रिलेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब एक तो फेडरल मतलब डिवीज़न रहता है ना चीज़ों का। स्टेट अपनी मर्जी से स्कीम लेके आती है, पर वो लेके आती हैं, अपनी सोवरेनिटी होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एग्जीक्यूटिव पावर अलग होती है स्टेट की, और वो आपके शेड्यूल 7 जो है इसमें लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, डिसाइड होता है किसको क्या करना है। तो स्टेट की अपनी फेडरल रिलेशन है, पर यूनियन टेरिटरी तो यूनाइटरी रिलेशन, मतलब यूनिटरी, मतलब सब सेंट्रल का अधिकार रहता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, हेड ऑफ द स्टेट इज़ अ गवर्नर होता है, इधर प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होता है यूनियन टेरिटरी का, ठीक है ना। स्टेट हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव बाय द चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड पीपल, जो उन्हें पीपल चुनते हैं, पर यहाँ क्या होता है? यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेटर बाय द एडमिनिस्ट्रेटर हु अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल दो, कुछ भी बोल दो, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एरिया ऑफ द स्टेट इज मतलब कि कंपेरेटिवली लार्ज, बड़ा एरिया रहता है, पता ही है यूपी इतना बड़ा है, अब यूटीज़ कितनी छोटी छोटी रहती हैं, चंडीगढ़ छोटी सी। ये स्टेट जो प्रोसेस ऑटोनॉमी होती है चीज़ों को करने के लिए, खुली आज़ादी होती है, पर इधर कोई ऑटोनॉमी नहीं होती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट सब चीज़ों को चेक करती है। दूसरी आती है ब्रांडिंग इंडिया स्ट्रॉन्ग। इसमें क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उसके बारे में मैंने आपको बता ही चुका हूँ। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ द कैटेगरी ऑफ द प्रॉपर्टी डेट इंक्लूड द इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट। ये कहने का मतलब क्या बोल रहा है? आपकी दिमाग की उपज को, जो आपकी दिमाग की उपज है ना, उसको यूटिलाइज कैसे आपने करके कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आए, कुछ इनोवेशन किया, उस उपज को सेव करने के लिए, आपकी दिमाग की उपज सेव हो जाए, वो ह्यूमन का जो इंटेलेक्ट है उस क्रिएशन को मतलब एक तरह से सेव करने के लिए उसी आदमी की रहे वो राइट, तो ये IPR कराए जाते हैं। क्रिएशन किया जाता है आपके माइंड से जो आई है चीज़ें, चाहे वो कोई इन्वेंशन हो, कोई आपने चीज़ लिखी हो, कोई सिंबल बनाया, कोई इमेज डेवलप की हो, कि वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाए, तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो लॉ, इसके लिए कुछ लॉ है क्या? मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है एक इंपॉर्टेंट IPR है। फर्स्ट रिकॉग्नाइज, पहली बार इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, ऐसे याद रखो, पेरिस कन्वेंशन में। इसको नाम दिया गया था प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 में। फिर इसकी बैरन कन्वेंशन हुई थी 1886 में। इसमें लिटरेसी देखो लाइन से ऐड किया गया। अब प्रॉपर्टी जो आप करा रहे हो, पहले आप इंडस्ट्रियल का कुछ इनोवेशन ऐड कराया, बाद में आपने कुछ लिटरेचर आर्टिस्ट वर्क किया, अब आपने कोई लिटरेचर लिखी, सब कॉपी कर लेंगे उसे, तो मैं भी लिख लूँगा, तो उसके लिए भी सोचा। फिर उसके लिए जो बैरन कन्वेंशन में उसमें लिटरेसी और आर्टिस्ट के जो वर्क थे उनको भी ऐड किया गया। अब इन दोनों को देखता कौन है? इन दोनों को देखता है आपका विप्रो, उसका नाम है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। जो IPR है वो आउटलाइन है आर्टिकल 27 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, और WTO गवर्न करता है IPR को, किस उससे करता है? वो है आपका ट्रिप्स, ट्रेड रिलेशन एक्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब आपके दिमाग में आएगा, चलो ये गवर्न करता है, WIPO को देखता है, तो WIPO है क्या? एक 15 स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, स्पेशलाइज एजेंसी है, प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब आपको डिफरेंस मैंने बता रखा है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे एक वीडियो बनाई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, एक दो वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये 15 में से एक स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है UN की। ये क्रिएट की गई थी प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, स्पेशल इसके लिए बनाया गया था। इसने जो स्टार्टअप किया था वो 1970 में काम करना स्टार्ट किया था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के स्विट्जरलैंड में, पता नहीं कहाँ, सब जिनेवा में इतने सारे हेडक्वार्टर हैं, वहीं जाते थे घूमने, कुछ नहीं है घूमने का बहाना है। WIPO इस करंटली है 193 मेंबर, इतने ही मेंबर UN के हैं। और एक्टिविटी इंक्लूड क्या करती है कि होस्टिंग करता फोरम को डिस्कस करना कि कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को अच्छा किया जाए, रूल्स बनाया जाए, सर्विस कैसे वो रजिस्टर्ड करने की सर्विस कैसे प्रोवाइड करें, ट्रांस बाउंड्री जो IPR डिस्प्यूट होते हैं उनको कैसे सॉल्व करें, हेल्प कैसे कनेक्टिंग करें कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड डेवलप हो सब कंट्री में, एक सी चीज़ें रहे। और ये सर्व करती है, किस चीज़ को सर्व करती है? जो WTO का ट्रिप्स जो है उसको भी ये चीज़ों के बारे में बताती रहती है, डाटाबेस को एक्सचेंज करते हैं। अब ये ट्रिप्स क्या है? एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए। एग्रीमेंट जो कवर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, डायरेक्टली पूछेगा ऑप्शन में डाल के, फिर पूछेगा 1 2 2 3 ये सब घुमाएगा। ये पेटेंट को करता है, कॉपीराइट को करता है, ट्रेडमार्क को करता है, जोग्राफिकल GI इंडिकेटर को, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को, ट्रेड जो चीज़ें होती हैं सीक्रेट उसको, एक्सक्लूसिव राइट, ओवरऑल न्यू जो प्लांट वेराइटीज़ डेवलप कर रहे हो, तो ये ओवरऑल सब चीज़ को ये कवर करता है ट्रिप्स जो एग्रीमेंट का। ये WTO के अंदर जितने मेंबर हैं, WTO बना था 995 में, ये फोर्स भी 995 से हुआ था, और जितने भी WTO के मेंबर्स हैं सबको ये मानना पड़ता है, बाइंडिंग है। अगर मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले लिया इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का, तो मेरा ही रहेगा, सब देशों को मानना पड़ेगा। तो ये उस पर कुछ चीज़ें हैं। IPR क्या होते हैं ऊपर समझा चुका हूँ, ये एक डायग्राम के आपको बताया क्यों ज़रूरत है।
आपकी इनोवेशन को बचाने के लिए। अब आपकी इनोवेशन बचेगी, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ करो। आपने एग्जाम्पल लो, कोविड की दवाई बनाई इंडिया ने, ठीक है, और दवाई बनाई सीरम इंस्टीट्यूशन एज एग्जाम्पल, ठीक है, और आपने दवाई बना ली और आप गए WTO में, आपने कॉपीराइट ले लिया, वहाँ पे उस दवाई का पेटेंट ले लिया। फिर उसको और कंट्री डेवलप नहीं कर पाएगी, अगर करेगी तो फिर वो WTO का उल्लंघन है, वो उस पर कुछ ना कुछ करेंगे, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो आपके देश में क्या होगा, उस वैक्सीन को आप इंपोर्ट करेंगे या फिर एक्सपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्री में, तो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा ना, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी ना। तो वही है कि राइट टू बी क्रिएटर, मतलब खुशी रहती है कि मैंने कोई चीज़ बनाई, मेरे नाम से पेटेंट है। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस फ़ायदा होता है कि लोग ज़्यादा सोचते हैं कि उस लोग कंट्री के लोग ज़्यादा इनोवेटिव है, ज़्यादा IPR है, तो उस कंट्री में जाकर बिजनेस करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आपकी मर्जी चाहे तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। यही इशू उठा था, जितनी वैक्सीन वाली चीज़ें हैं इनका जो IPR है वो कैंसिल कर देना चाहिए। WTO में जापान, इंडिया गया भी था, बोला था सब जो IPR है उनको कैंसिल कर दें कि जो सारी कंट्री ईजी डेवलप कर पाएँ। तो अपनी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे साथ भी शेयर कर दें ताकि हम भी मॉडर्ना, फाइज़र, स्पुतनिक बना पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें एक वर्ड आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है जोग्राफिकल इंडिकेटर। ये क्या होता है? GI टैग बहुत सुने होंगे। ये कोई लीगल रिकॉग्नाइजेशन रहती है किसी भी चीज़ की, कि एग्रीकल्चर हो, नेचुरल हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो, जैसे कुछ बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल के, कुछ भी चीज़ हो, उस एरिया से वो जुड़ाव रखता हो। जैसे आप कश्मीर शॉल्स होते हैं या फिर कुछ भी होती है, पश्मीना वूल होती है, वो स्पेशली किस रीजन की है? वो एक कश्मीर रीजन की है, जो पर्टिकुलर वूल पे से उतरती है, तो पर्टिकुलर उसी रीजन की है, तो उसके हिसाब से उसको GI टैग दिए जाते हैं, जोग्राफिकल इंडिकेटर, उसी एरिया के। अब ये एश्योर करता है कि क्वालिटी, क्योंकि GI टैग जिस चीज़ को मिलता है उसकी क्वालिटी को चेक करके दिया जाता है, मतलब उसी एरिया की पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आपको देखना है। तो नेम ऑफ द प्लेस, ओरिजिन ऑफ द गुड, की उस प्लेस से गुड ओरिजिन है। नो अदर प्रोडक्ट कैन बी मिस यूज द नेम। अगर वो कश्मीर में UP में ला के बेचने लगूँ मैं कि जी कश्मीर का ही यहीं होता है पैदा, तो वो कश्मीर वाले बोलेंगे, पश्मीना शॉल वाले बोलेंगे कि नहीं, गलती कर रहा है, केस भी हो सकता है, उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि जोग्राफिकल इंडिकेटर गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट है 999, इंडिया जिससे गवर्न करता है चीज़ों को। अगर वहाँ का है तो वहीं का माना जाएगा। मैं ये बोलूँगा मैं वहाँ से ख़रीद के लाया हूँ, एक तरह से ये उसने बिल्कुल उस एरिया का पर्टिकुलर चीज़ है, एक ट्रेडमार्क टाइप है। अब क्वेश्चन उठेगा कि चलो जोग्राफिकल इंडिकेटर, तो ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क भी तो ट्रेड रहता है। ट्रेडमार्क एक साइन है, वर्ल्ड फेस यूज बाय द एंटिटी टू, मतलब डिस्टिंग्विश गुड्स एंड सर्विसेज में, कि हमारा ट्रेडमार्क है, इतनी सॉलिड चीज़ है, हमारी चेक किया है तब ट्रेडमार्क मिला है। पर जोग्राफिकल इंडिकेटर क्या है कि पर्टिकुलर एरिया का प्रोडक्ट है, वो यहाँ का प्रोडक्ट नहीं है, वो जोग्राफिकल इंडिकेटर देता है। और ट्रेडमार्क क्या देता है कि आपकी मजबूती, मतलब चेक करके क्वालिटी आपकी अच्छी है। जोग्राफिकल इंडिकेटर क्वालिटी नहीं बोलता, वो बोलता है कि ये चीज़ पर्टिकुलर एरिया की है, उसकी वहाँ की क्वालिटी है, बस ये बोलता है। तो ऑन द अदर हैंड GI मे बी यूज बाय ऑल द प्रोड्यूसर हु मेक देयर प्रोडक्ट, उसे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पर ट्रेडमार्क, अगर मैंने स्टील का ट्रेडमार्क ले लिया, ये मेरा ही ट्रेडमार्क रहेगा। पर ट्रेडमार्क में क्या है, राइट टू प्रिवेंटन, कि इसे कोई दूसरा आदमी ना बना पाए। जैसे आप बुक्स के ऊपर देखते हो ट्रेडमार्क चिपका होता है, जिसे कोई और डेवलप ना कर पाए। पर GI टैग, अगर मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, पश्मीना तो मैं भी बना सकता हूँ ना खरीद के, उसे वो खरीदना है मुझे, मैं भी डेवलप कर सकता हूँ। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। बेनिफिट यही है कि लीगल प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि एरिया को सर्व करती हैं, कि इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट उस एरिया की बढ़ती है। लोग कश्मीर जाएंगे खरीदने के लिए, लोगों को पता लगेगा कि वहाँ की ये बढ़िया चीज़ है, प्रोडक्ट है। जैसे मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, 2021 में ये ऐड किए गए हैं। ये लिस्ट मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा, वहाँ पर जाके आप पढ़ लेना। 2000 देखो हैं तो 350 के आसपास GI टैग हैं, कहाँ तक बताऊंगा। पर आपके जो लेटेस्ट ऐड हुए ना 2020-21 में, उनके नाम ज़रूर याद होने चाहिए। तो ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके पढ़ लेना। फिर जो दूसरी न्यूज़ आती है वो आती है 10th स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एंड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। ये वीडियो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ क्योंकि बैटरी डाउन हो गई है, और ये मैं नेक्स्ट में 3-4 पेपर बचे हैं, इसमें नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा पार्ट 2 के नाम से, उसमें आप देख लें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।